कैरिक नाम के एक लड़के की। बाहर से वो बिल्कुल इंसान लगता है, लेकिन उसका असली रूप एक जंगली जानवर का है। कैरिक अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है और इंसानों से दूर रहने की कसम खा चुका है, लेकिन उसके मन में इंसानों की दुनिया को समझने की चाह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आखिरकार वो अपने परिवार को छोड़कर इंसानों के बीच नई जिंदगी शुरू करता है। उसे एक इंसानी परिवार गोद ले लेता है। अब उसकी असली यात्रा शुरू होती है, दो दुनियाओं के बीच अपनी जगह खोजने की। एक दिन नाश्ते के वक्त जब कैरिक अपने नए माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठा होता है, तो उसे अखबार में जानवरों के हमलों की डरावनी खबरें दिखती हैं। ये देखकर उसे लगता है कि इंसानों और जानवरों की दुनिया के बीच कुछ बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगली सुबह कैरिक अपनी माँ और बहन मेलोडी के साथ कार में नए स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ से उसकी असली रोमांचक कहानी शुरू होती है। रास्ते में कैरिक नोटिस करता है कि दो कौवे उनकी कार का पीछा कर रहे हैं। तभी उसके मन में शक उठता है, क्या ये भी उसी की तरह रूप बदलने वाले हैं? लंबा सफर तय करने के बाद उसका परिवार एक होटल में रुकता है, लेकिन कैरिक की बेचैनी कम नहीं होती, क्योंकि वो कौवे अब भी उनके पीछे लगे रहते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं, कैरिक को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो खिड़की से झांकता है और देखता है भेड़ियों का एक झुंड गली की तरफ भाग रहा है और अचानक पास की इमारत की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। ये नजारा उसे और भी डराने लगता है। अगली सुबह परिवार फिर से सफर शुरू करता है और आखिरकार पहुंचता है क्लियर वाटर हाई स्कूल। जैसे ही कैरिक कार से उतरता है, उसका शक सच हो जाता है। वो दोनों कौवे असल में इसी स्कूल के छात्र निकलते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल लिसा क्लियर वाटर उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। बातचीत के दौरान वह एना से पूछती है कि आखिर कैरिक उसे कैसे मिला। एना बताती हैं कि सालों पहले एक कॉल पर जाते वक्त उन्होंने कैरिक को अकेला और डरा सहमा पाया। स्कूल जाने की हुई तो क्लियर वाटर स्कूल से खुद उसके दाखिले का निमंत्रण आया। एना को लगा कि यह जगह कैरिक के लिए सबसे बेहतर होगी, क्योंकि अब तक वो बहुत अकेला और अलग थलग रह चुका था। सभी बातें खत्म होने के बाद प्रिंसिपल लिसा कैरिक से अकेले में मिलने के लिए कहती हैं और यहीं से उसकी नई जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। यहीं पर प्रिंसिपल लिसा कैरिक को उसका सबसे बड़ा राज बताती है। वो कहती हैं कि इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे और टीचर असल में शेप शिफ्टर हैं, यानी अब कैरिक को अपने असली रूप को किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कैरिक के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है। लिसा तुरंत बाहर जाती है और देखती है कि एना और मेलोडी कैंपस के उस हिस्से में घूम रही हैं जो बिल्कुल प्रतिबंधित है। वह अपनी असिस्टेंट को भेजकर उन्हें वापस ले आती है। कैरिक अब सचमुच बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहली बार अलग अलग प्रजातियों के इतने सारे शेप शिफ्टर एक साथ देखे थे। स्कूल के गलियारों में चलते हुए उसकी मुलाकात जेफरी और उसके दोस्तों से होती है। मुलाकात के कुछ ही पल में माहौल इतना गर्म हो जाता है कि झगड़ा होने ही वाला था, लेकिन ठीक समय पर जेम्स आकर बीच बचाव कर लेता है। पूरे स्कूल का माहौल समझने के बाद एना अपने बेटे को अलविदा कहती है और मेलोडी के साथ गाड़ी की ओर लौट जाती है। तभी स्कूल को फंड देने वाला करोड़पति एंड्रयू मिलिंग कैंपस में पहुंचता है। उसका भी कैरिक से परिचय कराया जाता है। यहीं पर कैरिक बताता है कि उसने पहाड़ों में रहना क्यों छोड़ा। वो कहता है कि अगर वह सिर्फ पहाड़ी शेर बनकर जिएगा तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। यही वजह थी कि उसने इंसानों के बीच जीने का फैसला किया। बाद में जब कैरिक अपने कमरे में पहुंचता है तो प्रिंसिपल उसे स्कूल के सारे नियम समझाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाती है, खिड़की पर अचानक एक छोटी सी गिलहरी दिखाई देती है। कैरिक हैरान होकर खिड़की खोलता है और तभी गिलहरी अंदर आकर इंसानी आवाज में बोलती है। उसका नाम है होली। वह बताती है कि उसे कैरिक का गाइड यानी मार्गदर्शक बनाया गया है। अब होली उसे उसकी पहली शेप शिफ्टिंग क्लास में ले जाती है। कक्षा में टीचर मिस्टर एलवुड सभी छात्रों को याद दिलाते हैं कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ क्लास में ही कर सकते हैं। साथ ही वो यह भी चेतावनी देते हैं कि रूप बदलते समय बेहद सावधान रहना जरूरी है, ताकि कोई इंसान उन्हें कभी देख न ले। चूंकि कैरिक नया है, इसलिए उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुना जाता है, लेकिन उससे पहले ही ब्रैंडन अपना रूप बदल देता है। उसका असली रूप एक बायसन यानी विशाल जंगली सांड का है। ब्रैंडन को अपनी शक्तियों पर काबू पाना बेहद मुश्किल लगता है और वो ज्यादा देर तक इंसानी रूप में टिक ही नहीं पाता। उसे देख कैरिक के मन में डर और असुरक्षा भर जाती है। उसे लगता है कि वो अपने असली रूप से बहुत दूर हो चुका है। इसी वजह से वो रूप बदलने से पीछे हट जाता है। लिसा की मदद से कैरिक अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। जंगल में बिताए वो पल, अपने असली परिवार के साथ गुजरे हुए लम्हे, यही यादें उसे हिम्मत देती हैं और आखिरकार कैरिक सबके सामने अपना असली रूप धारण कर लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल लिसा सबको आदेश देती है कि वे भी अपना रूप बदलें। तभी कैरिक को पता चलता है कि ये स्कूल असल में भेड़ियों से भरा हुआ है। लिसा उसे समझाती है कि यहाँ वह इंसान और जानवर दोनों रूपों में जीना सीखेगा और यहीं से दोनों दुनियाओं के बीच उसका असली कनेक्शन बनेगा। कुछ घंटों बाद जब कैरिक अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी ब्रैंडन उससे मिलने आता है और बताता है कि अब वही उसका नया रूममेट होगा। उसी समय होली भी पहुंच जाती है और कहती है कि अब कैफेटेरिया जाने का समय हो गया है। कैफेटेरिया में कैरिक की मुलाकात होती है डोरियन से, एक ऐसा लड़का
जो बिल्ली में बदल सकता है। स्कूल आने से पहले वो इंसानों के घर पालतू जानवर बनकर रह चुका था और एक बार तो उसे सार्डिन का डिब्बा चुराते हुए भी पकड़ लिया गया था। जब गैरिक ने सबके सामने अपना असली रूप दिखाया तो कई छात्रों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कमजोर जानवर उससे डरने लगे और उसकी मौजूदगी को खतरा मानने लगे। इसी वजह से कुछ छात्र उससे दूर रहने लगे क्योंकि उसका रूप बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। गैरिक इन परेशानियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि आखिरकार उसे जेफरी के साथ टकराव का सामना करना ही पड़ता है। हालात बिगड़ते हैं और वो खतरे में फंस जाता है। उसे बचाने के लिए गैरिक आगे बढ़ता है और सीधे जेफरी से भिड़ जाता है। जेफरी से भिड़ने के बाद गैरिक खुद मुसीबत में फंस जाता है। भेड़िए उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक समय पर जेम्स आकर माहौल शांत कर देता है। उस रात जब गैरिक अपने परिवार के बारे में सपना देख रहा होता है, अचानक ब्रैंडन उसे जगा देता है। असल में ब्रैंडन नींद में ही रूप बदल लेता है और इस बार उसने अपना बिस्तर ही तोड़ डाला था। ब्रैंडन हंसकर कहता है कि ऐसा तो उसके साथ हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है। यह सुनकर गैरिक समझ जाता है कि आने वाली रातें बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाली। अगले दिन लड़ाई की क्लास में बर्दा और ब्रैंडन को आमने सामने लड़ने के लिए चुना जाता है, लेकिन ब्रैंडन, जो कि एक ताकतवर बायसन है, खुद को शांति प्रिय बताकर लड़ाई से पीछे हट जाता है। उसकी जगह गैरिक को मैदान में उतारा जाता है। गैरिक थोड़ा अनिश्चित महसूस करता है, लेकिन तभी उसका साथी आंद्रे उसकी मदद करता है। वह उसे पहाड़ी की मिट्टी से भरे एक छोटे थैले की गंध सूंघने के लिए कहता है। जैसे ही गैरिक गंध सूंघता है, वो तुरंत शेर में बदल जाता है और बर्दा से भिड़ जाता है। आकार में छोटा होने के बावजूद गैरिक अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर जीत हासिल कर लेता है। इसके बाद लड़ाई में लेरॉय और डोरियन को बुलाया जाता है, लेकिन डोरियन अपने प्रतिद्वंदी की बदबू सूंघकर डर जाता है और भाग जाता है। इस तरह लेरॉय को बिना लड़े ही जीत मिल जाती है। क्लास खत्म होने पर करोड़पति एंड्रयू मिलिंग गैरिक के पास आता है। वह कहता है कि वो गैरिक का टीचर बनना चाहता है और उसे मिट्टी से भरा एक छोटा बैग देता है। एंड्रयू कहता है कि गैरिक का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन जैसे ही बाकी छात्र देखते हैं कि एंड्रयू गैरिक पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, उनमें जलन पैदा हो जाती है। इसी वजह से जेफरी उसे खुली चुनौती देता है, 2 भेड़ियों से लड़ाई की, और कहता है कि अगर गैरिक जीत गया तो वे सब उसे अकेला छोड़ देंगे। दोपहर बाद गैरिक अपने नए दोस्तों के साथ ट्री हाउस जाता है और वहीं सबको बताता है कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। यह सुनकर ब्रैंडन डर जाता है कि कहीं गैरिक की यह हरकत उसे स्कूल से बाहर ना कर दे, लेकिन गैरिक साफ कहता है कि अब वो और ताने व अपमान सहन नहीं करेगा। जब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है तो होली आगे बढ़कर कहती है कि वो हमेशा अपने दोस्त का साथ देगी। वहीं ब्रैंडन हंसते हुए कहता है कि उसे बेसब्री से इंतजार रहेगा। कैसे भेड़िए हारते हैं। रात होते ही तीनों चुपके से हॉस्टल से निकल पड़ते हैं। गैरिक लड़ाई शुरू करने से पहले उस छोटे बैग की मिट्टी सूंघता है, जिससे उसे ताकत और हिम्मत मिलती है। लेकिन जैसे ही वे तय जगह पर पहुंचते हैं, गैरिक को असली सच पता चलता है। ये कोई साधारण मुकाबला नहीं, बल्कि एक जाल था। 2 भेड़ियों से लड़ने के बजाय गैरिक खुद को जेफरी और उसके पूरे झुंड से घिरा हुआ पाता है। फिर भी वो हार मानने से इनकार करता है। गैरिक पूरे दमखम से लड़ता है, लेकिन पीछे से हमला होने पर भेड़िए उसे दबाने लगते हैं। तभी अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर होली चौंकाने वाला कदम उठाती है। वो ब्रैंडन को चट्टान से धक्का देती है ताकि वह मजबूर होकर बायसन का रूप ले और लड़ाई में कूद पड़े। ब्रैंडन भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। उसी मौके का फायदा उठाकर गैरिक पलटकर जोरदार हमला करता है। भारी टक्कर के बाद आखिरकार जेफरी और उसके साथी पीछे हट जाते हैं और हार मान लेते हैं। अगली सुबह क्लास में जब जेम्स पहुंचता है तो देखता है कि कई छात्र बुरी तरह घायल हैं। वह तुरंत उन्हें अस्पताल जाने का आदेश देता है, लेकिन जब उनसे चोट का कारण पूछा जाता है तो सब अलग अलग बहाने बनाते हैं ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके। अगली सुबह जब सब घायल छात्रों को देखकर प्रिंसिपल गैरिक से सवाल पूछने ही वाली होती है, तभी एंड्रयू उसे सैर पर चलने का न्योता देता है। टहलते टहलते एंड्रयू बता देता है कि उसे पिछली रात की पूरी लड़ाई के बारे में पहले से सब मालूम है। वह कहता है, अगर तुम सच में कूखर हो तो 4 भेड़ियों को हराने के लिए तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन गैरिक मान लेता है कि क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में अपना असली परिवार छोड़ दिया था, इसलिए उसे शिकार करना कभी ठीक से सीखने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर एंड्रयू खुद उसे असली शिकारी बनना सिखाने का फैसला करता है। सैर के बाद जब वे स्कूल लौटते हैं तो लिसा गैरिक से नाराज हो जाती है। वह साफ कहती है कि कोई भी छात्र खास नहीं है और सबको बराबर माना जाता है। फिर प्रिंसिपल भी गैरिक को समझाती हैं कि अगर उसे इस स्कूल में रहना है तो बाकी छात्रों की तरह नियम मानने होंगे, यानी क्लास के समय के अलावा किसी भी हालत में लड़ाई झगड़ा नहीं। लिसा के जाते ही कोली और ब्रैंडन उत्सुक होकर उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तभी गैरिक देखता है कि लू चुपचाप जंगल की तरफ जा रही है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है और वहाँ दोनों मिलकर कुछ शिक्षकों की बातचीत सुन लेते हैं। शिक्षक हाल ही में हुए जानवरों के रहस्यमयी हमलों पर चर्चा कर रहे होते हैं। शिक्षकों का मानना था कि हाल के हमले किसी साधारण जानवर ने नहीं किए, बल्कि इसमें शेप शिफ्टर शामिल है। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर इंसानों को यह सच पता चल गया तो इंसानों और वुडवॉकरों के बीच हमेशा के लिए शांति टूट जाएगी।
इसी वजह से लिसा और परिषद ने मिलकर आगे ऐसे हमलों को रोकने की योजना बनाने का फैसला किया। स्कूल लौटने के बाद कैरिक अपने दोस्तों को बताता है कि जब वह अपनी माँ और बहन के साथ पड़ोसी शहर में था, तब उसने अपनी आंखों से 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था। उसे पूरा यकीन था कि वे भेड़िए और कोई नहीं बल्कि जेफरी और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन एंड्रयू तय योजना के मुताबिक कैरिक को जंगल में उसका पहला सबक देने ले जाता है। एंड्रयू समझाता है कि जितनी बार कैरिक रूप बदलेगा उतना ही आसान होगा उसके लिए दोनों रूपों को नियंत्रित करना। तभी वह अपनी असली ताकत को पहचान पाएगा। एंड्रयू उसे सिखाता है कि शिकार करने से पहले अपने शिकार को ध्यान से पहचानना जरूरी है, फिर धीरे धीरे दूरी बनाकर घात लगानी चाहिए। यही असली शिकारी की सफलता की कुंजी है। इस ट्रेनिंग के बाद कैरिक ने हिरण का शिकार किया और दोनों ने मिलकर खाना भी खाया। कई घंटों की मेहनत के बाद जब वे पैदल स्कूल लौट रहे होते हैं, तभी एंड्रयू पहली बार कैरिक से अपनी निजी जिंदगी की बात साझा करता है। वह बताता है कि उसकी एक बेटी थी। इंसानों ने उसकी बेटी को बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी। जब वह अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रही थी, तब शिकारी उस पर टूट पड़े। अगर वह आज जिंदा होती तो कैरिक की ही उम्र की होती। यही वजह है कि एंड्रयू के दिल में इंसानों के लिए गहरी नफरत भरी हुई है। उस दिन दोपहर के वक्त लू ने देखा कि कैरिक ने खाना खाने से मना कर दिया। जब उसने वजह पूछी तो कैरिक ने सच बता दिया कि वह सुबह एंड्रयू के साथ शिकार पर गया था और उसने अपना पहला शिकार पकड़ा। यह सुनते ही लू का चेहरा उतर गया और वह तुरंत वहां से चली गई। उसे अपने अतीत का वो दर्दनाक पल याद आ गया जब उसकी माँ पर एक कॉगर ने हमला किया था। उस हादसे के बाद से ही लू कभी भी सामान्य तरीके से चल नहीं पाई। दोस्ती ठीक करने के लिए कैरिक उसके पीछे जंगल में भागा, लेकिन वह लू तक नहीं पहुंच सका। रात को जब कैरिक अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे जेफरी की चीखें सुनाई दी। खिड़की से झांकने पर उसने देखा कि भेड़िए कुछ साजिश कर रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए कैरिक ने उनका पीछा करने का फैसला किया। पीछा करते करते वह पास के शहर तक पहुंच गया। वहां भेड़ियों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को डराकर फैक्ट्री में घुसपैठ की। कैरिक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई उनका पीछा कर रहा है, वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े। ठीक उसी समय एंड्रयू वहां पहुंच गया और लड़ाई शुरू होने से पहले ही सबको रोक दिया। एंड्रयू ने आदेश दिया कि सभी छात्र तुरंत कार में बैठें और उन्हें वापस स्कूल ले आया। बाद में उसने कैरिक को अकेले बुलाकर अपनी दिल दहलाने वाली सच्चाई बताई। कुछ साल पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को खो दिया था। वे जंगल में टहल रहे थे, तभी इंसानी शिकारी ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। तभी से एंड्रयू मानता है कि इंसानों ने पूरी दुनिया कर रखा है। एंड्रयू कैरिक को बताता है कि इंसानों की वजह से कई प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। पिछले 50 सालों से वुडवॉकर काउंसिल इंसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वे प्रकृति और जानवरों की रक्षा करें, लेकिन हालात और भी बिगड़ते ही चले गए। यही वजह है कि एंड्रयू ने खुद कदम उठाने का फैसला किया। इसी दौरान शीला वहां खाना लेकर आई। कैरिक ने नोटिस किया कि उसके पैर में मशीन वाला नकली पैर है। एंड्रयू ने समझाया कि शीला असल में एक सांप है, जिसे उसके जानवर रूप में एक कार ने टक्कर मार दी थी। खाना खाते समय एंड्रयू ने कैरिक को अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन कैरिक ने साफ कह दिया कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर एंड्रयू ने समझाया कि उसका असली मकसद इंसानों को मारना नहीं है, बल्कि उनकी मशीनों को नष्ट करना है, ताकि वे ऐसी चीजें न बना सकें जो जानवरों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं। आखिरकार कैरिक ने वादा किया कि वह उस रात की सारी बातें गुप्त रखेगा, लेकिन उसे इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगली सुबह कैरिक अपने दोस्त ब्रैंडन की ट्रेनिंग में मदद करता है और उसे युद्ध का अभ्यास कराता है। ब्रैंडन जंगल में प्रैक्टिस करता हुआ हर चीज तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी टक्कर कैरिक के माता पिता से हो गई। वे कुछ दिनों के लिए क्लियर वाटर हाई अपने बेटे से मिलने आए थे। ब्रैंडन माफी मांगने ही वाला था कि कैरिक तुरंत बात संभाल लेता है और अपने परिवार को कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचते ही एना एक गिलहरी को उसकी चीजों में टटोलते हुए देख लेती है। तभी प्रिंसिपल वहां आकर गिलहरी को डांट देती है और कैरिक को याद दिलाती है कि मिलने का समय फिक्स होता है, हर वक्त नहीं। जाने से पहले एना बताती है कि वह पूरा वीकेंड पास के शहर में रहेगी और चाहती है कि कैरिक भी उनके साथ चले। ये सुनकर कैरिक तुरंत मान जाता है और अपने परिवार को अलविदा कह देता है, लेकिन तभी उसे एंड्रयू का फोन आता है। एंड्रयू उसे वीकेंड में होने वाले एक खास प्रोग्राम में बुलाता है, मगर कैरिक साफ कह देता है कि वह अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहता है और इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला आइडिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनते ही एंड्रयू गुस्से में फोन काट देता है। थोड़ा परेशान होकर कैरिक अपना ध्यान भटकाने के लिए जंगल चला जाता है और रूप बदलने का अभ्यास करने लगता है। घंटों प्रैक्टिस करने के बाद उसकी मुलाकात विंग से होती है, जो बताता है कि लोग उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि उसके गायब होने से सब परेशान हो गए थे। तभी अचानक एक ड्रोन वहां आ जाता है। विंग समझ जाता है कि कोई शिकारी कुत्तों के साथ कैरिक तक पहुंच चुका है। वह तुरंत कैरिक
कैरिक को भागने का आदेश देता है। कैरिक भागते हुए एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं में छिप जाता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता रहता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए विंग उस मशीन को तोड़ देता है और कैरिक फिर से भाग निकलता है। थक कर जब वह रुकता है तो शैडो उसे कपड़े लाकर देता है ताकि वह इंसानी रूप में वापस आ सके। बाद में कैरिक अपने गुरु को सारी घटना बताता है और सोचने लगता है कि शायद उसके असली माता पिता के साथ भी वही हुआ होगा जो कभी एंड्रयू की पत्नी और बेटी के साथ हुआ था। यह सब सोचकर कैरिक के दिल में गुस्सा भर जाता है और वह तय कर लेता है कि अब वह एंड्रयू के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा और इंसानों के खिलाफ उसका साथ देगा। अपने पहले मिशन पर निकलने से पहले कैरिक को पता चलता है कि एंड्रयू ने कुछ शेप शिफ्टर्स को उसके असली परिवार की तलाश में भेजा है। एंड्रयू वादा करता है कि अगर वे जिंदा हुए तो जल्द ही मिल जाएंगे। इसी बीच कैरिक को अपनी माँ का फोन आता है, लेकिन वह कह देता है कि ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि उसे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन और होली उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि वे अपने दोस्त की चिंता में आए हैं, लेकिन गुस्से में कैरिक उन्हें डांट कर भगा देता है। इसके बाद एंड्रयू और उसकी टीम गाड़ी से खदान पर पहुंचते हैं। वहां एंड्रयू सबको अलग अलग काम सौंप देता है। कैरिक को कहा जाता है कि वह जंगल के जानवरों को इस इलाके से दूर रखे। दूसरी तरफ जेफरी और बाकी भेड़ियों को मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना होता है ताकि कोई घायल न हो। कैरिक आसपास के खरगोशों को डराकर भगा देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके माता पिता पास ही घाटी में कैंप लगाकर रुके हैं। यह जानकर वह घबरा जाता है और तुरंत अपने गुरु को फोन करता है। तभी एंड्रयू खुद आकर बताता है कि हाँ, उसने कैरिक के परिवार को घाटी में तंबू लगाते देखा है, लेकिन वह आश्वासन देता है कि वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। खदान में अचानक हंगामा मच जाता है। गुस्साए भेड़ियों को देखकर सारे कर्मचारी डर जाते हैं और जल्दी से पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी डैन ट्रक से लकड़ियों का बड़ा ढेर नीचे गिराने की कोशिश करता है। यह देखकर कैरिक घबरा जाता है और उसे विनती करता है, कृपया ये मिशन रोक दो, अगर ऐसा हुआ तो मेरा परिवार भी खतरे में आ जाएगा। तभी सही वक्त पर ब्रैंडन और होली उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ऊपर आसमान में शैडो और विंग उड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर बाकी भेड़िए डर जाते हैं कि कहीं प्रिंसिपल तक खबर न पहुंच जाए और वे स्कूल से निकाल न दिए जाएं, इसलिए सब मिशन छोड़कर भाग जाते हैं। तभी लू वहां आती है और डेरिक को समझाती है, खदान को बंद करने के और भी बेहतर तरीके हैं। अगर हम सब कुछ नष्ट करेंगे तो इंसान गुस्से में बदला लेंगे, लेकिन डेरिक उसकी बात मानने के बजाय गुस्से में उसे धक्का दे देता है। बस फिर क्या था, चारों तरफ से कौवे उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में डेरिक अपना असली रूप दिखाता है और एक विशाल भूरे भालू में बदल जाता है। अब ब्रैंडन अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए मैदान में कूद पड़ता है। इसी बीच एंड्रयू को शक होता है कि कैरिक ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से में ब्रैंडन पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी कैरिक देखता है कि लकड़ियों का ढेर लुढ़ककर सीधा उसी घाटी की ओर जा रहा है जहां उसका परिवार रह रहा है। वह सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह दौड़ पड़ता है ताकि अपने परिवार को बचा सके, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। नीचे घाटी में एना को लकड़ियों के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत सबको छिपने का आदेश देती है, लेकिन मेलोडी अपनी माँ की चीखें सुन ही नहीं पाती क्योंकि उसके कानों में हेडफोन लगे होते हैं। जैसे ही मेलोडी अपनी तरफ आती, लकड़ियों का बड़ा ढेर देखती है, वह घबरा कर चीख पड़ती है। लेकिन उसी वक्त कैरिक वहां पहुंच जाता है और उसे गिरते हुए लकड़ों से बचा लेता है। एना घबराई हुई अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है और जब मेलोडी को जिंदा देखती है तो राहत की सांस लेती है। मेलोडी बताती है कि एक कूघर जंगली जानवर ने उसे खतरे वाले इलाके से धक्का देकर बाहर निकाला था, लेकिन डोनाल्ड को भरोसा नहीं होता और वह सोचता है कि शायद उसकी बेटी भ्रम देख रही है। इसी बीच लू और उसके दोस्त जंगल में कैरिक को बेहोश पड़ा पाते हैं। सबको लगता है कि शायद अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे कैरिक अपनी आंखें खोल देता है और सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। होश में आते ही कैरिक सबसे पहले अपने परिवार की तरफ दौड़ता है ताकि यह यकीन कर सके कि वे सुरक्षित हैं। तभी वहां एंड्रयू आता है और कहता है कि हादसे के वक्त वह कैरिक के साथ ही पास में टहल रहा था। फिर वह परिवार को सुरक्षित अस्पताल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाता है और उन्हें रवाना कर देता है। जैसे ही कैरिक के माता पिता हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं, कैरिक गुस्से में एंड्रयू पर चिल्लाता है और कहता है कि वह सच्चाई प्रिंसिपल को बताएगा। इस पर एंड्रयू उसे चुप कराने के लिए कहता है, मैंने तुम्हारे असली परिवार को येलोस्टोन की पहाड़ियों में देखा है, लेकिन उनका ठिकाना मैं तभी बताऊंगा जब तुम इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करोगे। थोड़ी देर बाद लिसा भी वहां पहुंचती है। एंड्रयू तुरंत झूठ बोलता है कि इंसानों पर हमला करने की गुप्त योजना उसके सहायक डरक ने बनाई थी, लेकिन लिसा को शक है कि खदान को नष्ट करने के पीछे एंड्रयू का भी हाथ हो सकता है। इतने में पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर प्रिंसिपल वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते कहती है कि वह इस पूरे मामले की जांच जरूर करेगी। स्कूल लौटने पर बच्चों का जोरदार स्वागत किया जाता है क्योंकि सबको पहले ही पता चल चुका था कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से सबको बचाया है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।